नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर लंबे समय से चला आ रहा विवाद एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें राज्य सरकार के 27% आरक्षण देने के फैसले को चुनौती दी गई थी। इस फैसले के बाद प्रदेश में रुकी हुई भर्तियों का रास्ता साफ हो सकता है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है। कांग्रेस इसे अपनी जीत बता रही है तो भाजपा ने इसे भ्रामक प्रचार करार दिया है। सवाल यह है कि इस फैसले का असर ओबीसी आरक्षण की पूरी लड़ाई पर क्या होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की युगल पीठ ने यूथ फॉर इक्वालिटी संस्था द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका ओबीसी को 27% आरक्षण देने के फैसले के खिलाफ थी। 4 अगस्त 2023 को हाईकोर्ट ने 87-13 फॉर्मूले को लागू करने का निर्देश दिया था, जिससे प्रदेश की कई भर्तियां प्रभावित हुई थीं। अब हाईकोर्ट के ताजा फैसले के बाद सरकार पर दबाव बढ़ गया है कि वो ओबीसी आरक्षण को पूरी तरह से लागू करे। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण पर कोई रोक नहीं है। अब राज्य सरकार होल्ड किए गए 13% पदों को अनहोल्ड कर सकती है, यानी भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू हो सकती है। कांग्रेस ने इस फैसले के बाद अपनी टिप्पणी की है। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि ये कांग्रेस पार्टी की नीतियों की जीत है। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने मार्च 2019 में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का फैसला किया था, जिसे भाजपा ने कमजोर करने की कोशिश की। उनका आरोप है कि भाजपा सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक उनके निर्णय को कोर्ट में कमजोर किया और ओबीसी के हक को कुचलने की कोशिश की। कमलनाथ जी कभी भी ओबीसी आरक्षण देने के पक्ष में रहे ही नहीं। उन्होंने अपनी सरकार के समय ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट में सही पक्ष नहीं रखा। हमारी सरकार पहले से कहती आई है कि ओबीसी को हम 27% आरक्षण देने के पक्ष में है। जिस स्टे के खारिज होने पर आज कमलनाथ जी ने ट्वीट किया है, ये जो स्टे खारिज हुआ है ये केवल एक परिपत्र पर स्टे था, जबकि कोर्ट में अभी भी आरक्षण को लेकर कोर्ट ने 13% और 14% को लेकर स्टे जारी रखा है। कोर्ट के निर्णय के बाद जो भी होगा उसका हम पालन करेंगे। सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के 27% आरक्षण के ट्वीट पर पलटवार किया और कहा कि कमलनाथ केवल जनता और पिछड़े वर्ग को गुमराह कर रहे हैं। उनकी सरकार में वर्ष 2019 में जो कानून बनाया गया वो इतना लचीला और आधारहीन था कि उस पर स्थगन मिल गया। इसके पश्चात कमलनाथ की सरकार न्यायालय में ठीक तरीके से अपना पक्ष नहीं रख पाई। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार अपना पक्ष हाईकोर्ट के समक्ष रखती तो इस विषय पर स्टे नहीं आता। आज मैं कमलनाथ जी को बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने ओबीसी को लेके 27% आरक्षण का बोल्ड स्टेप लिया, निर्णय लिया और हम सही थे। वो हमने जो हमारा निर्णय हुआ था वो सही था। वो कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने उसको साबित भी किया। हमें फक्र है कि वो हमारी सरकार थी। मुझे दुख है कि शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, अभी मोहन यादव जी बने, अगर आर्ग्यू की पूरी प्रोसीडिंग निकालें वकीलों की, तो जो सरकार के वकील थे उसको पूरा समय समय पे रोकने में लगे रहे। बीजेपी का असली चेहरा समझ में आता है इससे कि ये इस आरक्षण के खिलाफ थे। कोर्ट के इस फैसले से ओबीसी आरक्षण को नई ताकत मिली है, लेकिन अभी भी चुनौतियां बाकी हैं। कांग्रेस इसे अपनी जीत बता रही है, लेकिन बीजेपी इसे कांग्रेस की विफलता साबित कर रही है। भर्तियों की बहाली से लाखों अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले नई चुनौती खड़ी कर सकते हैं। राज्य सरकार को अब ये भी तय करना होगा कि वो ओबीसी आरक्षण को कानूनी रूप से कैसे मजबूत करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। ओबीसी फैसले पर सियासत, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा केंद्रित होगी और उसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता प्रहलाद कुशवाहा जी जुड़े हैं। प्रहलाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। फिरोज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र स्तुलेरी जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। डॉक्टर भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में।
प्रहलाद जी, ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार तरह तरह की बयानबाजी हो रही थी और अब जब फैसला स्पष्ट हो चुका है तो क्या मानते हैं काफी न्याय संगत फैसला होगा और ओबीसी के कितना पक्ष में आप इस फैसले को देखते हैं? अमित जी, जिस प्रकार का फैसला है माननीय हाईकोर्ट का, तो उसमें एक कहीं ना कहीं आपको भी जानकारी है और पूरे ओबीसी वर्ग में जो कहीं ना कहीं चिंतक हैं और चाहे वो विद्यार्थी हों चाहे वो समाज की चिंता करने वाले लोग हैं, उनको पता है कि ये एक मामले को लेकर हाई कोर्ट ने ये मामला क्लियर किया है कि हमारे यहाँ से ये जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से किसी प्रकार का मामला हमने अपील को उसकी खारिज कर दिया है, लेकिन अभी भी मूल जो कहीं ना कहीं आपत्ति है, जो केस है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ओबीसी आरक्षण के विषय को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने, हमारी सरकार ने तय किया है कि अगर ओबीसी आरक्षण ओबीसी समुदाय के विद्यार्थियों को मिलना चाहिए, जन समुदाय को मिलना चाहिए, तो निश्चित तौर पर उसमें किसी प्रकार का कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। जिस प्रकार से 2019 में कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से सिर्फ छल कपट के प्रपंच को लेकर कि ये हम ऐसा लचीला और ऐसे ही ढुलमुल एक नियम कायदे बनाकर कानून प्रस्तुत कर देंगे और उसपे जिस प्रकार से स्टे मिला, जी। और आप देखिए कि इसके बाद जब सरकार के बाद जब नगर निगम के चुनाव भी आए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की उस समय सरकार थी, तो नगर निगम के चुनाव में भी किस प्रकार से उस चुनाव को बाधित किया जाए, कांग्रेस के नेताओं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। उनके मैं स्थानों के उज्जैन के कुछ कांग्रेस के नेता थे जो पहुंचे थे, उन्होंने पूरी प्रक्रिया, यानी किस प्रकार से ओबीसी समाज को आरक्षण ना मिले उसके लिए पूरी तरीके से, चाहे सरकार के अंदर रहे जब, तब भी उन्होंने एक षड्यंत्र किया था, और सरकार के बाहर आने के बाद जो उनका एक जनता के लिए काम करना चाहिए था, समाज के लिए काम करना चाहिए था, समाज के हितों को रोकने का काम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया। लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ओबीसी के अधिकारों के लिए, उनके न्याय के लिए प्रतिबद्ध है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये अपने जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो उसको किस प्रकार से अपने वकीलों के माध्यम से दृढ़ता के साथ रखा जाएगा, उसकी भी तैयारी पूरी है और उसको मामले को लेकर भी हम सजग हैं। सरकार सजग है फिरोज जी, और लगातार भाजपा के नेता ये दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की कोशिशों का ये नतीजा है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें, पहल बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी, तो क्या मानते हैं फिरोज जी, किसका दावा कितना सटीक होना चाहिए? क्या कांग्रेस ने भी इस पर पहल की थी, उसी का अंजाम आप देखते हैं? मैं अपने मित्र प्रहलाद जी को कहूंगा, ये ओबीसी के बड़े अच्छे जानकार लगते हैं मुझे, ये एक निर्णय बता दें जी, जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार हो, जिसने ओबीसी के पक्ष में एक भी फैसला की, बता दें। ये 30 साल से है ना, ये ओबीसी का मुख्यमंत्री है, इनका ओबीसी के लोग हैं, बता दें, फिर हम आगे की बात करते हैं। बताइए प्रहलाद भाई। ठीक है, जवाब लूंगा उनसे। फिरोज जी आपकी बात पहले रखें जी। नहीं, फिरोज जी की बात का मैं एक ही उदाहरण देता हूं जी। बहुत सारे उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं अमित जी। जी प्रहलाद जी, दे दीजिए उदाहरण। मुख्यमंत्री पूरे देश के, चलिए मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश में कितने मुख्यमंत्रियों को इन्होंने मौका दिया ओबीसी समाज के, यही बता दें। ठीक है, सबसे ज्यादा मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी के मुख्यमंत्री दिए हैं। सही बात कर रहा है। अब आ जाइए, अब ठीक है, जवाब ले लेते फिरोज जी से। अब आगे का आज जो जीत हुई है हमारे ओबीसी समाज की जी, ये मैं अर्जुन सिंह जी को आज याद स्मरण करना चाहूंगा, जिन्होंने एक महाजन कमीशन बनाया था। और महाजन कमीशन, वो हमेशा पिछड़ों के और गरीबों के मसीहा रहे स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी, और अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने एक महाजन कमीशन बनाया था, और मध्य प्रदेश के ओबीसी की जानकारियां उन्होंने इकट्ठा करवाई थी जी। और यहां से शुरुआत की पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की। मंडल कमीशन कांग्रेस ने लागू किया जी। पिछड़ा वर्ग का जो पंचायती राज अधिनियम, जो हमारी केंद्र सरकार थी, नरसिम्हा राव की सरकार ने जब किया, तो उसमें पंचायती राज में जो लोकल बॉडीज में पिछड़े वर्ग के आरक्षण को सुनिश्चित किया। ये 93 का निर्णय है, ये तो सबको पता है। उसके बाद
माननीय अर्जुन सिंह जी ने उसके बाद मंडल कमीशन लागू किया, 27% आरक्षण केंद्र में ओबीसी वर्ग को दिया। फिर अर्जुन सिंह जी ने जो केंद्रीय संस्थान थे, उन केंद्रीय संस्थान को में भी ओबीसी का, आज क्लैट की परीक्षा हो, नीट की परीक्षा हो, जेईई की परीक्षा हो, आईआईएम हो, आईआईटीज हो, देश के जितने तमाम केंद्रीय विद्यालय हैं उन सब में ओबीसी का आरक्षण सुनिश्चित किया। ओबीसी की छात्रवृत्ति उन्होंने सुनिश्चित की। ओबीसी का जो है कमीशन हम लोगों ने बनाया, कांग्रेस पार्टी ने, और कमलनाथ जी ने आके 20 साल में इतने मुख्यमंत्री आए। ये जितने पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री गिना रहे हैं, ये वो मुख्यमंत्री हैं जैसे हाथी पे महावत बैठा होता है ना, तो हाँ महावत तो बैठ जाता है हाथी पे, लेकिन हाथी को हिलाने डुलाने की इजाजत महावत को नहीं होती है। भाई साहब भी नहीं गिना पाए। 2019 में हमने कानून बना दिया, और उस दिन भी हम यही कह रहे थे जब हाई कोर्ट पे स्टे लगा कि हम हाई कोर्ट इसको खारिज करके बता दे। हम तो कह रहे हैं ना, चाहे वो कि असंवैधानिक है, जब तक वो उसको असंवैधानिक घोषित नहीं होगा वो खारिज नहीं हो सकता। ये मध्य प्रदेश की विधानसभा का पारित अधिनियम है। और ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट की बातें कर रहे हैं, राहुल गांधी जी जिस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराइए, अगर ये जातिगत जनगणना मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा दे, जैसा कि हमने तेलंगाना में कराई है, हमने कर्नाटक में कराई है, बिहार में हमारी सरकार जब हमारे समर्थन से चल रही थी जेडीयू की सरकार, उसने कराई है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में ये बाधा खत्म हो जाएगी। आज ही कहें प्रहलाद भाई मुख्यमंत्री जी को, कहें वो पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री है, कहें कि जातिगत जनगणना मध्य प्रदेश में शुरुआत की जाए, अभी देखिए वो बाधा खत्म हो जाएगी। और एक इन्होंने जो है षड्यंत्र किया हमारे लोगों के साथ जी। हाई कोर्ट ने कुछ भर्तियों पे रोक लगाई थी पिछड़े वर्ग की, इन्होंने सब पे लेके लागू कर दिया उसको। तो ये हमारे पिछड़े वर्ग के साथ कुठाराघात किया इन लोगों ने जी। हमारे विजय सिंह जी ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से 27% आरक्षण जो था उसको दे दिया पिछड़ा वर्ग को। हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया कि नहीं साहब, ये कार्यपालिक आदेश को हम नहीं मानेंगे। ये सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं गई जब, और कमलनाथ जी ने उस आदेश को, हाई कोर्ट का निर्णय पढ़ने के बाद ये तय किया कि अब हम इसको विधानसभा से पारित कर देते हैं, देखें कौन करता है इसको। भाई हमारी विधानसभा हो या हमारी संसद हो, ये सुप्रीम है, ठीक है, ये संविधान के तहत सुप्रीम है, इसका इससे ज्यादा अधिकार किसी के पास नहीं है देश में, निश्चित तौर पर। वो पारित हो गया, अब आप करके बता दो इसको, कितने दिन रोक के रखोगे? ठीक है, जवाब देंगे प्रहलाद जी से। फिलहाल डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी का मैं रुख करना चाहूंगा। भूपेंद्र जी, आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से अब फैसला आ चुका है और अब बात हो रही है श्रेय लेने की, हमने कितना किया, किसने क्या नहीं किया। लेकिन तथ्य क्या कहते हैं? क्या वाकई पिछली सरकार ने पहल की थी, उसी का यह नतीजा फैसले के रूप में है, या वर्तमान सरकार ने भी अपने स्तर पर प्रयास किया? आप देखते हैं। देखिए, राजनीति में आरक्षण एक बहुत बड़ी लकीर है जिसको कोई खोटा नहीं कर सकता। और जब संविधान बना और संविधान को अंगीकार किया गया, तो उसमें ऐसी व्यवस्था की गई कि जिसमें जो पिछड़े लोग हैं उनको आरक्षण मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान दिया गया। और ये आरक्षण की अवधारणा कहीं से वहां गलत नहीं थी, उन लोगों का सोचना। और इस आरक्षण को 10-10 वर्ष के बाद रिन्यू करने का ये रखा गया कि कौन सी जाति किस वर्ग में आ गई तो उसको करके और उसको देके अगले जाति को रखा जाए, इस तरह से ये प्रावधान था। लेकिन देश के आज 77 वर्ष आजादी के बाद भी किसी भी राजनीतिक पार्टी के ये इच्छा शक्ति नहीं हो पाई कि उस आरक्षण की समीक्षा कर सके, बल्कि आरक्षण और बढ़ाया गया। ठीक है, वो आरक्षण उनको बढ़ाया, उनकी राजनीति चीज है और उनका कहना है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये भी ठीक है, ये जो है। लेकिन तंत्र के लिए एक वर्ग, एक समावेशी वर्ग तो चाहिए, उसके लिए इसी तरह से कानून की प्रक्रिया में आते हैं। अब विधायिका तो कानून बनाती है, लेकिन उसको चैलेंज किया जाता था हाई कोर्ट में। 1992 में इसी को इंदिरा साइनी कोर्ट में 9 बेंच की पीठ ने इसको सुना था, और उसको सुनने के बाद ये फैसला दिया था कि 50% रिजर्वेशन से ज्यादा नहीं हो। लेकिन उस समय की कई सरकारें 69% के लगभग आरक्षण दे रही थी, लेकिन वो उस व्यवस्था थी। अब व्यवस्था के बाद उसको अगर फिर से रिवाइज किया जाएगा तो कम से कम 11 या 13 बेंच की, क्योंकि उससे बड़ी खंडपीठ बनानी पड़ेगी। और अभी जो यहाँ पे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, वो पिटीशन थी, 2 पिटीशन थी, तो उसमें एक फेडरल वाली थी, उस पर उन्होंने कहा कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते और उसको खारिज किया। लेकिन अभी दूसरी जो पिटीशन है
वो सुप्रीम कोर्ट और वहां पे लंबित है। तो वो अभी के लिए तो नहीं हुआ, लेकिन आगे जाके कहीं ना कहीं बाधा बनने वाली है। लेकिन आगे जाके इसी के दूसरे जो पक्ष होगा, तो सामान्य जाति या जो आरक्षण के और दूसरे पक्ष में होगा, जो अनुच्छेद 342A के तहत उसमें जाएगा और चैलेंज करेगा, तो उसके तहत फिर से भारत सरकार को खंडपीठ बनानी पड़ेगी और उसके अनुरूप फैसला आएगा। अभी एक रिलीफ जरूर है, क्योंकि हम बहस कर रहे हैं कि एक पॉइंट को शांत किया, और राजनीतिक पार्टियां निश्चित रूप से उसका से लेने की कोशिश करती हैं। कमलनाथ जी ने जरूर आते ही साथ अपने विधानसभा में उसको पारित किया था, और उन्होंने दो चीज किए थे। एक, जो सेंटर से ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन आया था, उसको भी उन्होंने स्वीकृति दी थी। 10% भी उन्होंने लागू किया था अपने राज्य में, क्योंकि अपने आप फेडरल सिस्टम है, मतलब कि अपने आप संघीय व्यवस्था है। तो राज्य और केंद्र की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, उनके द्वारा विधानसभा है और संसद है, तो वो उस तरह से लागू करते हैं। तो वो भी उन्होंने किया था, वो भी उनका एक श्रेय था। लेकिन अब बात यहाँ पे ये है कि कोई इस मामले को नकार तो सकता नहीं है कि ये कहे कि या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी भी चीज पे कह सके कि हम आरक्षण के इसको लागू नहीं करना चाहते हैं। तो क्योंकि आरक्षण एक ऐसी गले की फांस है कि उसको कोई भी नहीं, क्योंकि एक वर्ग नाराज हो जाएगा, तो ये पृष्ठभूमि देखना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी तो जो तत्कालिक है कि एक पिटीशन को उन्होंने खारिज किया, लेकिन वो मूव करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, फिर संवैधानिक पीठ में जाएगी। तो अभी निश्चित रूप से थोड़ी सी अभी कठिनाई है, लेकिन एक रास्ता खुला है, एक खुलापन आया है, तो उसमें राजनीति भी आई है। और राजनीति का निश्चित रूप से जिन्होंने इसको लागू किया था उस समय विधानसभा से, तो वो अपना स्टे भी लेंगे। तो ये तो एक स्वाभाविक पद्धति है, क्योंकि राजनीति पार्टियां राजनीति करने के लिए हैं, तो वो तो जैसा मौका देखती हैं वैसा काम करती हैं। राजनीति हो रही, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो एक बैरियर था अभी फिलहाल के लिए वो भी हट चुका है, क्योंकि प्रहलाद जी अब यह है कि अब न केवल 27% ओबीसी आरक्षण का रास्ता, बल्कि जो बाकी भर्तियां हैं 13% होल्ड पद जो थे उन्हें अनहोल्ड करने का भी रास्ता साफ हो चुका है। तो सरकार की इस दिशा में क्या पहल होगी, और क्या सरकार समीक्षा भी कर सकती है, प्रहलाद जी? निश्चित। तो देखिए, डॉक्टर मोहन यादव जी ने, या फिर इसके पहले मुख्यमंत्री से शिवराज जी ने भी जब भर्तियां, सरकारी भर्तियां हो रही थी, तो उन्होंने जो जब ये हाई कोर्ट का स्टे आया, लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए, तो उस समय भी हम 13% जो कि 14% पर ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों का, चाहे दाखिले का मामला हो या फिर उनपे नौकरियों का मामला हो, उस पे 14% तो उस पे प्रक्रिया में किसी भी बाधा के हो रही थी। लेकिन 13% जो 27% को पूरा करता है जो आंकड़ा, तो उसको भी हमने होल्ड किया है, हमने उसको खत्म नहीं किया है, क्योंकि हम ओबीसी के अधिकारों के लिए, उनके न्याय के लिए हम तो खड़े हैं साथ में, हम तो कह रहे हैं। और डॉक्टर मोहन यादव जी ने तो कहा है कि ये जो 13% न्यायालय के मामले जैसे ही उस पे समाप्त होंगे, उसका निराकरण हो जाएगा, उसके हम 13% सिर्फ ओबीसी वर्ग के लिए वो शेष रखी गई हैं। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का मामला भी आएगा, हम तो कह रहे हैं कि राज्य सरकार उस पर अभी समीक्षा भी करेगी। निश्चित तौर पर आपकी बात का मैं समर्थन करता हूं कि अगर हाई कोर्ट के इस निर्णय के बाद, लेकिन मूल जो केस है वो अभी भी लंबित है, क्योंकि उस पे भी लोग कोई ना कोई कांग्रेस के मित्र वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि मामला भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, उसको कैसे रोकें। जिस प्रकार इन्होंने संविधान के बनते ही SC ST जो हमारे वर्ग के लोग थे, उनको बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण लागू किया, लेकिन कांग्रेस के मित्र उसको भी दिलाना नहीं चाहते थे। और ओबीसी के आरक्षण की भी बाबा साहब ने बात करी थी कि ओबीसी को भी उनके आरक्षण को अभी ही लागू किया जाए, तो नेहरू जी ने तो सीधे से इनकार कर दिया था कि ओबीसी को आरक्षण। पहले इसी पर जवाब ले लेते हैं फिरोज जी। फिलहाल जो पद है 13% होल्ड रहेंगे, समीक्षा करेगी सरकार, जवाब आपका? ये सरकार की मंशा नहीं है जी, अन्यथा सरकार ये 6 साल तक नहीं घसीटती इस मुद्दे को। 7 साल हो गए आज, 7 साल तक ये अब हाई कोर्ट में लंबित नहीं रहता। इससे पहले भी 27% आरक्षण का ओबीसी भाई बहनों के खिलाफ गया था जो निर्णय, उसकी सुप्रीम कोर्ट में अपील इस सरकार ने नहीं की। ये नकली ओबीसी जो है, ये सिर्फ ओबीसी रह के पैसा खाना, मतलब अपना भला करना चाहते, समाज का भला करना नहीं चाहते। कहें ये कि भाई अगर जो भी बाधाएं हैं उन बाधाओं को दूर किया जाए। ईबीसी क्लास के लिए संसद में ये
विधेयक लाए, तो ओबीसी के लिए भी मोदी जी विधेयक लाए। आखिर पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री हैं, तो पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री इतना नहीं कर सकते। और आपको प्रहलाद भाई एक गलत पार्टी में, आप ओबीसी के निर्णय के लिए गलत पार्टी में। सबसे पहले ओबीसी को आरक्षण दिया था कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने बिहार में, जो जनसंघ के समर्थन से चल रही थी। जनसंघ ने समर्थन ही इसीलिए वापस लिया था क्योंकि उन्होंने ओबीसी को आरक्षण दिया था। ये आप नोट कर लीजिए, कभी इन लोगों को बीच में बोलने में आपको काम आएगा ओबीसी के लोगों में। उसके बाद मंडल कमीशन में भी सबसे ज्यादा हंगामा भारतीय जनता पार्टी ने ही किया था कि जब हम सब भाई भाई तो आरक्षण नीति कहां से आई, ये भारतीय जनता पार्टी का ही नारा था। सबसे ज्यादा आपके एबीवीपी ने हंगामे किए थे। अब उसके बाद आपसे हमने सवाल पूछ लिया, 20 साल में आपके जो है मुख्यमंत्री सोकाल्ड महावत जो है वो एक निर्णय ओबीसी के पक्ष में नहीं कर पाए। छात्रवृत्ति भी बेचारे ओबीसी को नहीं दे पाए, छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी भी ओबीसी के लिए नहीं आप कर पाए। तो ये जो जितने नकली ओबीसी हैं, इनके सबके हम जो है चेहरे जो है बेनकाब करने वाले हैं। इसमें मोहन यादव जी भी आएंगे, माननीय मोदी जी भी आएंगे, माननीय शिवराज जी भी आएंगे, माननीय भूपेंद्र सिंह जी भी आएंगे। भूपेंद्र सिंह जी के घर से तो सोना चांदी के बिस्कुट निकल रहे हैं कुंटलों से, उनके आदमी के घर से, ठीक है, उनके कारिंदे के घर से। और बेचारा ओबीसी जो है वो आरक्षण की बाट जो रहा है, उसको बेचारे को नौकरी तक तुमने 13% के पद होल्ड कर रखे हैं। तो भाई साहब न्याय करिए, काम करिए। न्याय कब होगा ओबीसी के साथ? जवाब दे प्रहलाद जी, फिर भूपेंद्र जी का रुख करेंगे। ठीक है, जवाब ले लेते, फिर उसी जवाब दीजिए प्रहलाद जी। क्या है कि फिरोज जी बहुत अच्छी जगह है। मैं अगर मुझे कहा उन्होंने कि मैं कैसी जगह हूं, वो तुष्टीकरण वाली झूठ छट कपट वाली राजनीतिक पार्टी में है और उनको वहीं रहना भी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार की राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी है कि ये जिस प्रकार का दिखावा ये लोग करते हैं कि हम जनता के साथ हैं, हम इन वर्ग के साथ हैं, लेकिन एक्चुअली ये किसी के साथ नहीं है, ये सिर्फ अपनी पार्टी के साथ हैं, ये सिर्फ तुष्टीकरण के साथ हैं, ये सिर्फ झूठ जनता को कैसे परोसे ये उनके साथ हैं। जनता के साथ, वर्गों के साथ कैसा छल करें ये सिर्फ उनके साथ हैं। कैसे कपट करें, कैसे कालनेमी रूप में हम जनता के साथ। ठीक है प्रहलाद जी, लेकिन आप तो ओबीसी के साथ हैं, तो कब पद अनहोल्ड होंगे, कब लाभ मिलेगा इसका वर्ग को? बता दीजिए और आवाज उठाएंगे आपकी पार्टी में। प्रहलाद जी जवाब दीजिए। अमित जी, मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27% ओबीसी आरक्षण कानून अगर बना है तो उसका परिपालन भी होगा, कोर्ट के न्याय के साथ ही उसको लागू भी किया जाएगा। क्योंकि हम तो उनके लिए, अधिकारों के लिए अभी भी सजग हैं, क्योंकि हम उनके पदों को कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे। 27% अगर आरक्षण दिया जाना है तो उनके लिए 27% पद आरक्षित ही रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। चलिए डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी, जैसे कि आपने भी सुना कि सरकार फिलहाल कह रही है कि जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका पालन किया जाएगा, लेकिन क्या आप मानते हैं कि इस फैसले के बाद जब सरकार समीक्षा करने की भी बात कह रही है तो फौरी तौर पर किसी तरह की राहत भरा फैसला हम ओबीसी वर्ग के लिए इसे नहीं कह सकते? देखिए 2021 में जब नियुक्तियां नहीं हो पा रही थी तो हाईकोर्ट में उसने महाधिवक्ता से ये लिया सुझाव लिया कि क्या किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि अभी 27% आरक्षण नहीं लागू हो रहा है, तो आप 87 और 13 का फार्मूला लागू किया गया। उस समय 13% होल्ड की गई, तो 13% सामान्य की भी होल्ड की गई और 13% ये किसी पार्टी ने होल्ड नहीं की, ये जो कह रहे हैं। तो वो कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि आप भर्तियां जारी रखें और 13% से 14 का कंटिन्यू रखें, जारी रखें रिजर्वेशन, और 13% की सूची बना लें और 13% की सामान्य की सूची बना लें। तो वो होल्ड थी और वो उसके तहत उन्होंने नियुक्तियां जारी रखी गई। ऐसा नहीं था कि जो पार्टी कह रही है कि बीजेपी की हमने ऐसा कर लिया था और ये इस तरह से, ऐसा नहीं है। ये कोर्ट ने ही डायरेक्शन दिया, तो कोर्ट के डायरेक्शन सरकार को मानने पड़ते हैं, तो उन्होंने उसके तहत कार्रवाई की थी। आज जो पिटीशन का जो 2 दिन पहले आऊंगा फिर उस आपका रुक करूंगा। मैंने आपको इसमें रोका, सरकार से हलफनामा मांगा था हाई कोर्ट ने कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, तब सरकार ने 87-13 का जो है हलफनामा दिया था, उस पर से कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया और इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का भी वर्ग शामिल था। जी, जो महाधिवक्ता थे पुरुषेंद्र कौरव, उन्होंने इस तरह से वो दिया था, वो गवर्नमेंट की तरफ से वो महाधिवक्ता थे,
वही मेरा कहने का मतलब है। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो उन्होंने तो गवर्नमेंट ने सरकार कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया था और कोर्ट ने उस पर फिर किया था कि आप इस तरह से। अब उस समय से 5-6 साल से जो नियुक्तियां चली आई और जो 13% चाहे पीएससी हो, चाहे वो राज्य की और सेवा हो, व्यापम के द्वारा जो आप कर्मचारी चयन आयोग हो गया और भी जो विभागीय परीक्षाएं थी वो सब हुई। अब 13% की वो रिजल्ट बने हुए हैं। अब उस पे कार्रवाई करने के लिए अब सरकार अपने एडवाइस लेगी, अपने जो लीगल वो होंगे, उनके जो महाधिवक्ता हैं जो उनके सरकार के, अब उसके तहत वो फिर जीएडी ऑर्डर जारी करेगा। उसके तहत, क्योंकि अगर उसको अपील वहां पे है सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर उसके लिए अभी उनको वेट करना पड़ेगा। लेकिन उस समय को कोर्ट का बिल्कुल डायरेक्शन था कि 13% सीटें मेरिट बना के होल्ड की जाएं और उसी के तहत सरकार ने काम किया। चाहे वो इनकी 15 महीने की इनकी सरकार हो, चाहे इनकी कंटिन्यू उनकी सरकार चली आई, क्योंकि उस समय की इनने भी कुछ जो परीक्षाएं थी वो शिक्षक परीक्षाएं वगैरह वो उस समय करवाने का या फिर कैंसिल करने का कुछ किया था, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो इस तरह से तो वही डायरेक्शन था। अब इसमें अब गवर्नमेंट किस तरह से पैरवी करती है और अपील किस तरह से होती है, अब उसका भी मूवमेंट देखना पड़ेगा। और सरकार, ये संवेदन मुद्दा है, सरकार कोई भी ये नहीं चाहेगा कि इस मुद्दे को हम दूसरी विपक्ष पार्टी को देने का मूड बनाए। वो सामने यही करेंगे और उसके लिए एडवाइजरी जारी करेंगे कि इसके लिए क्या किया जाए, और इसके लिए सरकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि आरक्षण बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इस मुद्दे से कोई भी नजर नहीं हटा सकता, और जैसे ही ये परिणाम उसके अपोजिट भी आता तो भी कहीं ना कहीं से राजनीति होती है। तो राजनीति फिलहाल हो रही है, लेकिन देखना होगा कि जब अब ये निर्णय आ चुका है तो इसके बाद कितना लाभ ओबीसी वर्ग को और कितना मिल पाता है, कब तक मिल पाता है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।